दिल छू लेने वाली ज़बरदस्त लव स्टोरी। मौसम बदलने से पहले। तुम्हारी और मेरी जुदाई का 5वां साल है। दिनों की गिनती के साथ मैंने डायरी पर लिखना शुरू किया, बल्कि शायद तुमसे गुफ्तगू शुरू की। तुम्हारी और मेरी जुदाई का 5वां साल है, हमेशा की तरह भरपूर और तुम्हारी यादों की तरह जिंदा। यहाँ ख़ज़ा का मौसम है, वो भी ख़ज़ा का ही मौसम था। यूनिवर्सिटी के पेड़ों पर यही मौसम जिंदा था जब तुम हम सबसे दूर उन रंगों के में गुम तुम अकेली घूम रही थी और हम मिले थे। आज भी तुम्हारी तरह ख़ज़ा का मौसम पसंद है मुझे। इससे बदलते हुए रंग जो तुम्हें नज़र आते थे मुझे भी नज़र आते हैं। तुम्हारा ख्याल था कि पहाड़ों के शोक रंगों के बाद ख़ज़ा के मध्यम रंग किसी को दिखाई नहीं देते, हालांकि वो भी ऐसे ही आते हैं और हर तरफ छा जाते हैं। बाहर के रंग ख़त्म हो जाते हैं, ख़ज़ा के रंग बाकी रहते हैं। ये दोस्त रंग होते हैं, हमेशा के लिए आते हैं। इन पर कोई दूसरा रंग नहीं आता, जिस तरह दोस्ती के रंग पर कोई दूसरा रंग नहीं आता। मैं अपनी जगह से उठा और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। पर्दा हटाकर लॉन पर निगाह डाली। होटल के मुलाजिम पत्ते समेट रहे थे ताकि लॉन में के हरे भरे मंजर को ख़ज़ा से बचाया जा सके। क्या ऐसा मुमकिन है, मैंने दिल से सोचा। और मौसम तो बदलता रहता है। मैं वापस अपनी डायरी के पास आ गया और चाय की चुस्कियाँ लेने लगा। खुली हुई खिड़कियों से हवा का झोंका आया तो डायरी का पन्ना पलट गया। तुम्हारी और मेरी जुदाई की तीसरी ख़ज़ा पतझड़ है। न जाने मैं क्यों ये लिखने के लिए बैठ जाता हूँ। शायद ये बातें मैं तुमसे करना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमको ये सब सुनाना चाहता था। और हर साल ये मौसम मुझे तुमसे मिलाता है, क्योंकि हम तुम इसी मौसम में तो मिले थे। मैं सफ़ा पलट कर वापस नहीं आ गया था जब तक कि आखिरी बात लिखी थी। दोस्ती के रंग में कोई दूसरा रंग नहीं आता। पता नहीं तुम अब भी वही हो जो कहा करती थी कि दोस्त और शादी इंसान को अपनी क्लास में करनी चाहिए। पता नहीं तुम्हें कोई मिला अपनी क्लास में दोस्ती के लायक, शादी के लायक। मैं तो किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं था। मैं जो आज भी इस महंगे होटल के महंगे कमरे में ठहरा हुआ हूँ, जहाँ दुनिया के आराम का हर सामान मौजूद है, कीमती फर्नीचर से सजे इस कमरे में बैठे बाहर लॉन में उतरते ख़ज़ा को देख रहा हूँ और तुमसे मिल रहा हूँ। भला मेरे पास तुम्हारी पसंद की और कोई चीज़ तो नहीं, बस ये मौसम है। मैंने कलम रखकर सर कुर्सी से टिका कर आँखें बंद कर ली। दिल में फूंक सी उठ रही थी। बंद आँखों के किनारे से आंसू निकलने को थे। मैंने उंगली के पोर से वही रगड़ डाले। मैं तो तुम्हारे लायक नहीं था ना? न हूँ। क्या अजीब बात है। लोग कहते हैं दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ, इंसान तक। मगर देखो, मैं तो अपनी पूरी दौलत के बावजूद तुम्हारी दोस्ती तक नहीं खरीद सका। हासिल करना तो बहुत दूर की बात थी। मुझे नहीं मालूम मैं कितनी देर वहाँ बैठा रहा। हाँ, जब मोबाइल पर तेज़ अलार्म बजने लगा तो मैंने उठकर चेक किया। मोबाइल डायरी में आज की तारीख के साथ मेरी सेक्रेटरी का नोट महफूज था। नाउ इट्स टाइम टू चेक आउट सर। मैं अपनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में वापस आ गया और बाहर ख़ज़ा, गर्म, सर्द, सब कुछ बस जहन के कोने में रख के रह गए। लंच ब्रेक तक मैं कारोबारी काम ही निपटाता रहा। सर, हमें अपने पॉश एरिया में इतना अच्छा ऑफिस मिल रहा था, आपने मना कर दिया। मेरी सेक्रेटरी कब मेरे पीछे आकर खड़ी हुई मुझे पता ही नहीं चला। मैंने पलट कर उसे देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। मुझे मालूम है सर, आपने क्यों इस बिल्डिंग को नहीं लिया। इसमें आपके दोस्त नहीं थे ना? उसने बाहर के पेड़ों की तरफ इशारा किया। इस बिल्डिंग में और इसके सामने रोड पर सब था, बस पेड़ नहीं थे। और शायद इन पेड़ों पर ख़ज़ा भी नहीं उतरती। मैं उनकी बात पर मुस्कुराया। ख़ज़ा तो सभी पेड़ों पर उतरती है सर, कुछ जल्दी कुछ देर से। वो मुस्कुराई। उसकी आदत में मुस्कुराना शामिल था और जब मुस्कुराती थी तो उसकी आंखों में सितारे से जगमगाने लगते थे। आपको ये मौसम बहुत पसंद है ना सर? बात यह है कि ख़ज़ा के रंग ठहरते हैं, ये दोस्त रंग है। मैं खिड़की से पलट आया और उसकी आंखों में चमकते सितारे देखने लगा। भला दोस्तों को छोड़कर कोई जा सकता है? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं यकीन नहीं कर सकती थी सर, एक बिजनेस माइंडेड शख्स ख़ज़ा और बाहर पर इतनी रिसर्च भी कर चुका है। अमेजिंग, काफ़ी सर। वो हमेशा की तरह शरारत के मूड में थी, ये उसकी आदत बन गई थी। वो मुझसे पूछती, कॉफ़ी सर? और मैं हमेशा कहता, तानिया सिर्फ चाय। वो समझती है कि मैं चाय को कॉफ़ी पर इसलिए तरजीह देता हूँ कि कॉफ़ी कड़वी होती है, लेकिन कभी उसने मुझे जानने की कोशिश नहीं की, वरना मुझे
उससे ये बात छिपाने में कोई दिक्कत होती तो कि मैं चाय ही क्यों पीता हूँ, क्योंकि तुम चाय को कॉफ़ी पर तरजीह देती थी। मेरी सेक्रेटरी है, मेरे वैसे अक्लमंद। कोई बात मैं छुपाना चाहता हूँ, उसे पता चल जाए तब भी इज़हार नहीं करती, अनजान बनी रहती है। उसे बहुत खूबसूरत होना चाहिए था। तानिया की आवाज़ पर मैंने पायल से सर उठाकर देखा तो वो चाय बना चुकी थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने प्याली मेरी तरफ बढ़ाई तो मुझे भी मुस्कुराना पड़ा। अगर खूबसूरती का मतलब यही है तो तुम जानती हो, यकीन कर लो तुम बहुत खूबसूरत हो। आह, उसके होठों से कहकहे छूट पड़े। फिर उसके होठों से कहकहे छूट पड़े थे। फिर तो वो मुझसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगी, क्योंकि जो आँख से नहीं दिल से खूबसूरत नज़र आए उसका कोई मुकाबला नहीं। वो मुझसे तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी और मैं हर बार उसे टाल देता था, लेकिन अब की बार शायद मैं ऐसा न कर पाता, लेकिन मैं खामोश रहा। तुमको एक मशवरा दूँ? जी। वो उठकर जाने को थी कि रुक गई। तुम किसी माकूल आदमी से मोहब्बत कर ही डालो। वो एकदम हंस पड़ी और हंसती चली गई। सर, मैं तो किसी नामाकूल आदमी से भी मोहब्बत पर तैयार हूँ, मगर कोई दिल को अच्छा तो लगे। इस बार हंसने की बारी मेरी थी। वो उठकर मेरे सामने वाली चेयर पर बैठ गई। उसका चेहरा ताजगी से भरा था। इमाद साहब, आप नहीं बताना चाहेंगे तो मैं इसरार नहीं करूँगी, लेकिन मैं जानना ज़रूर चाहती हूँ कि वो कौन थी, क्या थी, कहाँ थी और अब कहाँ है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपकी आवाज़, आपके अंदाज़, आपके लहजे, आपकी आंखों में बहुत भी है। क्या वो भी दुनिया के गमों का हिसाब करने बैठती होगी तो आपको याद करती होगी इसी तरह? उसने मेरे सामने रखा कागज़ उठाकर मेरी आंखों के सामने लहराया, जिस पर मैंने तुम्हारे नाम को न जाने कितनी बार लिखा था। लिखा इसलिए था कि मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। तानिया तो उठकर चली गई, लेकिन मैं जैसे कई ज़मानों पीछे चला गया। मैं उसे क्या बताता? उसे बताने के लिए मेरे पास क्या था? बस एक दिन का किस्सा, जब हम सब यूनिवर्सिटी में लॉन में बैठे थे और हम सब एजाज़ की धुआंधार किस्म की मोहब्बत और फिर उसकी नाकामी पर उसे तरह तरह के बेवकूफ़ी भरे मशवरों से नवाज रहे थे कि अचानक प्रोफेसर शाकिर, जो हमारे दोस्तों जैसे थे, उन्होंने एजाज से पूछा था, तुम्हारे ख्याल में एजाज, एक लड़की की मोहब्बत कितनी लंबी हो सकती है? मोहब्बत या दास्तान मोहब्बत? तुम एजाज के बिल्कुल पीछे कुर्सी पर बैठी थी। तुमने कहा तो दूसरों की तरह मैंने भी तुम्हें सरसरी तौर पर देखा था। एक ही बात है, मैंने जवाब को हंसी में उड़ा दी थी। बात एक ही बात नहीं है। मोहब्बत के ज़माने को दास्तान मोहब्बत के ज़माने से मत मिलाओ। दास्तान रात का सिर्फ एक पहर और मोहब्बत पूरी रात के बराबर है। हम सब चुप हो गए, मगर तुम मेरे लिए क्या से क्या हो गई, सबसे अलग हो गई। सिर्फ मेरे लिए तुम, जिसे शायद मेरे जैसा लड़का निगाह डालना भी गवारा न करता, वो मेरे अंदर उतर गई। प्रोफेसर शाकिर ने बड़ी संजीदगी से पूछा था, अच्छा चलो यूँ ही सही, बताओ दास्तान मोहब्बत कितनी तवील होती है? बस इतनी कि वो आई, हम मिले, मैंने मोहब्बत की और वो मर गई। हम में से कोई तुम्हारी बात नहीं समझ सका, सिवाय प्रोफेसर शाकिर के, जो तुम्हें देखते रह गए। मर गई? उन्होंने जैसे अपने आप से पूछा। हाँ, मर गई। वो तो मर ही जाती है। महबूब मिले तो मोहब्बत में और ना मिले तो जुदाई में। तानिया बाहर जा चुकी है। अमन, तुम्हारा नाम उस दिल से इस कागज़ पर नहीं, मेरे दिल पर लिखा हुआ है। लेकिन मैं भला तानिया को क्या बताऊं? मेरी तुम्हारी मोहब्बत की दास्तान भी तो उसी दिन और उसी वाक़े के से ज़्यादा तवील नहीं है। मैं उसे क्या सुनाऊं? ये उसके कई दिनों के बाद की बात है। मैं ऑफिस में दाखिल हुआ तो तानिया अपनी सीट पर बैठी थी। मेरे कमरे में आओ, मैं उसे कहते हुए अपने कमरे में आया। वो मेरे पीछे ही आ गई। यस सर। नोटबुक और पेन उसके हाथ में था। कोई अपॉइंटमेंट? नो सर। उसने थर्मस से चाय कप में उंडेली। कोई मीटिंग? नो सर। कोई मैसेज? मैंने जल्दी अपने ईमेल चेक की और चाय का घूंट भरा। कोई फ़ोन कॉल? यस सर। जिन 2 कंपनियों को हम अपने टेंडर भेज चुके हैं, उनमें से एक के खुलने की तारीख बढ़ गई है। ओके, न्यू डेट कंफर्म करो। मैं 2-1 घंटे बाद वापस आऊँगा। मैंने फ़ोन उठाया। यस सर। उसने नोटबुक में लिख लिया। ये काम के वक्त बहुत संजीदा रहती थी सर। मैं बाहर जब कॉरिडोर में निकल आया तब वो तेज़ी से आई। एक फ़ोन कॉल आपकी पर्सनल भी थी।
आपके पर्सनल नंबर पर आई थी। किसकी? मेरे जहन में कोई नहीं था। आपके कोई दोस्त है सर्जन आतिफ? आतिफ? ओ आतिफ। मैं हैरान हुआ, खुश हुआ। वो अचानक कहाँ से आ गया? कहाँ से फ़ोन किया था? कुछ नंबर दिया या कोई एड्रेस? यस सर। उसने नोटबुक का पन्ना फाड़ कर मुझे दिया। ये उनका सेल नंबर है। कहा था कि जब भी आपको मौका मिले इस नंबर पर रिंग कर लें। मैं फुर्सत से ही हूँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा और गाड़ी तक पहुँचते पहुँचे उसे फ़ोन कर लिया। उसकी चीखते चिल्लाती आवाज़ ने मुझे दिल खोल कर क्या कहा लगाने पर मजबूर कर दिया। वो मेरा स्कूल के ज़माने का तक दोस्त था। हम कॉलेज में भी साथ थे। फिर वो आर्मी में चला गया। फिर हम बहुत दूर होते चले गए। इतने सालों बाद मिले, मगर बेतकल्लुफ़ी में कोई कमी नहीं आई थी। वही आतिफ जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बना, सर्जन बना, मेजर हुआ और अब मुझे बुला रहा था। क्यों बुलाया है तूने मुझे? वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। हैरत थी कि उसने मुझे हॉस्पिटल में बुलाया था, घर पर नहीं। वो आर्मी से रिटायरमेंट लेकर आ गया था और इस हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया था। अपना शक दूर करने के लिए उसने हंसते हुए बैल बजा कर पिए को चाय लाने को कहा। मैं जो एक अहम मीटिंग में शरीक होने जा रहा था, सब भूल भाल कर कोट उतार कर रिलैक्स हो गया। ये कि तुझे एक लाइलाज मर्ज हो गया है। अगर हो भी गया है तो इलाज के लिए तुम्हारे जैसे नीम हकीम के पास आऊँगा क्या? हमेशा की तरह वो दिल खोल कर हंसा। तू मेरी फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, कंजूस कारोबारी। चाय आई तो वो संजीदा होकर मेरे पास बैठ गया। बात यह है यार कि मुझे ठीक तरह से याद नहीं, बस अंदाज़ा है कि तुम्हारे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी। नाम भी याद नहीं, लेकिन मेरी याददाश्त में वो तुम्हारे हवाले से महफूज है। वो कह रहा था और जैसे मेरे दिल के सारे तार बज उठे। हम फौजियों की मेमोरी इतनी अच्छी ज़रूर होती है कि हम बातें कहीं ना कहीं जगह ज़रूर बना लेती हैं। मेजर आतिफ, अब इन दो लफ्ज़ों के दरमियान लफ्ज़ रिटायर्ड भी आ गया है। मैंने खुद पर काबू पाने की कोशिश में बात को बदल दिया। ये मत कहो मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ। मेरी टांग न टूट जाती तो मैं फ़ौज कभी नहीं छोड़ता। दिल और दिमाग से अब भी फौजी हूँ। आतिफ, मैं बिल्कुल इस बात का सामना करने को तैयार नहीं था। मेरी ज़बान से कुछ और निकल ही नहीं सका। तुम्हारी टांग? ये कब हुआ? मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि वो अपाहिज हो चुका है और आर्टिफिशियल पाँव से चल रहा है। उसको चलते हुए देखा, मगर यही सोचा था कि वो हमेशा की तरह अदाकारी ही कर रहा होगा। वो हमारे कॉलेज का बेस्ट एक्टर था, लेकिन वो तो सच कह रहा था। देख लो, हथियार हर वक्त साथ लिए फिरता हूँ। ज़्यादा कोई तंग करे तो टांग खींच कर मार देता हूँ। मरीजों को बेहोश करने में बहुत काम आती है। उसने मेरे चेहरे पर फैली दुख की लकीरें देख ली थी। और तुम ज़्यादा गम न करो। जब मेरी बीवी को कोई तकलीफ़ या गम नहीं तो तुम्हें अफसोस करने की क्या ज़रूरत है? वो तो औरत है, तुम तो मर्द होकर डूबे जा रहे हो। शर्म करो। जल्दी ही मैंने खुद को संभाल लिया। वो कुछ सोच रहा था, मैंने उसे सोचने दिया। मैं पिछले कई महीनों से यहाँ आ रहा हूँ और यहाँ आने वाली एक खातून को देखकर मुझे धोखा सा होता है कि ये वही लड़की है, तुम्हारी क्लास फेलो। बज़ाहिर तो कोई बात नहीं, लेकिन इमाद, टेल मी, तुम उस लड़की को बहुत ध्यान से सुनते थे, कम बोलती थी। अब पता नहीं मेरा अंदाज़ सही है या गलत, लेकिन उस लड़की को तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ना कोई अहमियत तो ज़रूर हासिल थी। मैं कुछ भी नहीं बोला, बस उसे सुनता रहा। वो कोई ना कोई अहमियत की बात कर रहा था और यहाँ पिछले 5 सालों से मेरा दिल उसी को पुकारता रहा था। वेल, आई डोंट नो, लेकिन मेरी उस एक दिन की ऑब्जर्वेशन कुछ इतनी गलत भी नहीं थी। मैं तुमसे मिलने आया था। यू रिमेंबर, तुम लोग कहीं आउटिंग का प्रोग्राम बना रहे थे। उसने मना कर दिया था तो तुमने भी एक इडियट सा बहाना बनाकर एक्सक्यूज़ कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे टीचर का इसरार पर उसने हामी भर ली तो तुम भी राज़ी हो गए। हो सकता है दूसरों के लिए इसमें कोई बात ना हो, मगर ईमान, कुछ तो था। अगर कुछ था तो तुम मुझे बताओ ताकि मैं आगे बात करूं। मैं इसे सुन रहा था, बस बूंद बूंद दिल पर यादों की रिमझिम हो रही थी। ईमान, मैं सच सच कह रहा हूँ। अचानक उसने मेरा कंधा हिलाया तो मैं यादों की बरसात से निकल आया। वो 100% सही था। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया। और वो मसीहा था, दर्द पहचानना उससे बेहतर किसको आता। लेकिन शायद इतनी ज़्यादा सच्चाई कि वो खुद भी उम्मीद नहीं कर रहा था। कुछ देर जैसे वो सकते में रहा और फिर मेरे कंधों पर थपकी देता रहा। ईमान, तुम उससे मोहब्बत करते थे? उसके चेहरे पर अफसोस सा फैल गया।
अगर ये बात इतनी ही सच है कि तुम उससे अब भी मोहब्बत करते हो तो मेरे दोस्त तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं। मैं नहीं जानता कि ये बात तुम दोनों के दरमियान थी या एक तरफा है, और फिर बाद में क्या हुआ मैं जानना भी नहीं चाहता। वो उठकर कमरे में टहलने लगा। मुझ में खड़े होने की भी सकत नहीं थी। फिर वो टेबल पर हाथ रखकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं उसकी शक्ल ऐसे देख रहा था जैसे भिखारी बादशाह को देखता है। वो मेरे दिल की झोली में कुछ डालने वाला था। मुझे मालूम नहीं तुम जानते हो या नहीं, बहरहाल मैंने उस खातून को देखकर सिर्फ अपने शक की बिना पर उसके बारे में मालूम कराया। वो यहाँ अपने शौहर के इलाज के सिलसिले में आती है। उसके शौहर को सांस की तकलीफ है। बज़ाहिर तो दमा है, मगर मेरी और उसके डॉक्टर का ख्याल अब बदल गया है। आई थिंक इट इज़ कैंसर लंग का है, और कितनी तकलीफ उसके शौहर को है उससे कहीं ज़्यादा वो खुद तकलीफ में है। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। रोता हुआ मर्द अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या करता। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कह रहा हूँ। आतिफ की आवाज़ और उसके हाथ के लम्स ने मुझे बताया कि दुख बूंद बूंद आंखों से भी टपक रहा है। इमाद, उसने मेरा हाथ अपने हाथ में थामा। ज़रूरी तो नहीं कि ये वही हो। मैंने कहा है कि मुझे सिर्फ शक है। तुम उसे देखे बगैर इसे इतना सीरियस मत लो। टेक इट ईजी। तुम्हारे अंदाज से मेरी सोच और ख्याल से ज़्यादा सही है आतिफ। मैंने आँख में आने वाले पानी को साफ किया। तुमने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा, तुम्हें यकीन होगा, तभी तुमने मुझे बुलाया। मैंने उसकी आंखों में झांका। वो कुछ लम्हे चुप रहा और फिर उसने एक एतराफ़ कर लिया। हाँ मेरे यार, मैं तस्दीक कर चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस शरीफ खातून की किसी तौर पर तुम मदद करो। मैं उसके घर भी जा चुका हूँ किसी तरह, और क्यों ये एक अलग कहानी है। उसका शौहर किसी हवाले से पापा के साथ रह चुका था और उसके कहने पर ही मैं उसके घर गया था। आतिफ के चेहरे पर दुख, संजीदगी और अफसोस का गहरा असर फैल रहा था। मैं समझ नहीं सका, क्योंकि मेरे दिल के जज्बात कुछ भी सही हो तो एक तरह से लाताल्लुक़ ही था ना। लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि वो एक इंसान था और एक दोस्त भी। किसी के का दुख महसूस करने के लिए यही काफ़ी है। इमाद, वो अकेली है। उसे तुम्हारी मदद की, तुम्हारी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैं जान गया हूँ कि तुम उसकी वजह से आज तक अकेले हो। लेकिन वक्त भी बदल गया है। तुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं रहे और वो आज किसी की बीवी है। वो कहते कहते कुछ समझाते हुए रुक गया, हिचकिचा गया कि वो मुझसे ये सब कहे या ना कहे। यू नो व्हाट आई मीन इमाद। उसे एक अच्छे, मुखलिस और सच्चे दोस्त की ज़रूरत है। उसने जैसे एक लफ्ज़ पर जोर दिया। तुमने मुझसे मोहब्बत की थी माजी में, लेकिन उसे तुम्हारी ज़रूरत आज है। अगर हौसला कर सको तो बग़ैर किसी सिले और तमन्ना के उसकी मदद करो। वो अपनी बात ख़त्म करके अपनी सीट पर जा बैठा। मेजर आतिफ हुसैन शाह ने किसी की मदद करना चाहिए होगी, लेकिन वो नाकाम रहा था। इसका मतलब ये था वो आज भी अपनी सोच और अपने इरादों में मजबूत है, वरना उसकी डिक्शनरी में लफ्ज़ नाकामी नहीं है, और इसीलिए उसने ढूंढ कर मुझे बुलाया। मैंने आतिफ को देखा। उसने जो मुझे समझाना चाहा था वो मैं समझ गया था। वो तुम्हारे पास आई थी। मैं सोफे पर उठकर उसके सामने जा बैठा। नहीं, उसने खुली फाइल बंद कर दी। वो डॉक्टर कलीम के पेशेंट है। तुम उससे मेरे हवाले के बगैर मिलना। मैं तुम्हें डॉक्टर कलीम से उसका अपॉइंटमेंट टाइम लेकर बता देता हूँ। वो टेलीफोन पर नंबर मिलाकर किसी से बातें करने लगा और मैं सोचने लगा कि मैं तो इसके लायक नहीं था, लेकिन वो जहाँ है वो वहाँ के लायक भी तो नहीं थी ना। मेरी ज़िंदगी में कई बार खज़ा आई, लेकिन उसकी ज़िंदगी में ये मौसम ठहर क्यों गया। फ़ोन रखने की आवाज़ के साथ मैं अपनी दुनिया में लौट आया। मेजर आतिफ ने कह दिया था कि बग़ैर सिले और तमन्ना के अगर हौसला हो तो कदम उठाऊं। मैं आतिफ से ज़्यादा नहीं तो कुछ कम ही सही कुछ करने की कोशिश कर ही सकता था ना। आखिर मैं तो उससे मोहब्बत का दावेदार था। ऐमन गुजरे हुए दिनों का एक नाम। वो जब मेरे सामने आई तो वो सिर्फ एक नाम नहीं था, एक जीता जागता वजूद थी। मैं समझता था उसे इन गुजरे दिनों की कोई खूबसूरत बात, कोई महकता हुआ लम्हा तो शायद ज़रूर याद होगा। लेकिन उससे मिलने के 1 घंटे के अंदर मुझे मालूम हो गया था कि वो अब भी ख्यालों की दुनिया में नहीं रहती। उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें
ضرورت کی چیزیں کتابی اور خیالی محبت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور صرف ایک ہفتے کے اندر ہی مجھے اپنی وقتی ملاقاتوں کی وجہ معلوم ہو گئی کہ عاطف نے اتنی جھجک کے بعد کیوں مجھے بلایا۔ ظاہر میں عاطف سے ملنے ہاسپٹل جاتا اور اسی وقت جاتا جب اس کا ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ طے ہوتا تھا۔ وہ اس بات کو بے خبر تھی کہ یہ میری اور عاطف کی طے منصوبہ بندی تھی کہ ہم اس سے ہر ملاقات کو فی الحال اتفاق ہی کہیں گے۔ یوں میں صرف ایک ایسے مددگار کے طور پر اس کا ساتھ دینے لگا جو اس کے لیے میڈیکل اسٹور سے دوائیاں اور انجیکشن لا کر دیتا تھا، اس کے شوہر کے لیے ویل چیئر کا انتظام کر دیتا، ٹیکسی لا دیتا، اور کبھی کبھی عاطف اور ڈاکٹر کلیم کی مدد سے کسی ایک ٹیسٹ کی ادائیگی کرا دیتا۔ وہ یقینی طور پر اس رسید پر نہیں ہوتا تھا جس کی ادائیگی خود ایمن کرتی تھی، اور یہی وہ مرحلہ تھا جو عاطف طے نہیں کر پایا تھا۔ ایمن اور ناصر کے اوپر جو بھی بیتا، لیکن وہ دونوں شاید اس کی وجہ سے طے کر چکے تھے کہ کبھی مالی مدد نہیں لیں گے، اور نہ ہی وہ اپنی زندگی کے گزرے دنوں کی کہانی میں کسی کو شریک کرتے تھے۔ عاطف کے والد ان کی نجی زندگی سے واقف تھے، مگر وہ نہیں تھے، بس عاطف کی ہدایت تھی کہ ان دونوں کا خیال رکھے۔ اب یہ قسمت تھی یا کچھ اور کہ عاطف جب ان دونوں سے ملا تو وہ لڑکی ایمن تھی جو اسے میرے حوالے سے یاد تھی۔ میں نے اپنی ہر ممکن کوشش کر دیکھی، لیکن اس نے کندھے اچکائے۔ میں تم کو یا کسی کو بھی نہیں کہتا، لیکن وہ خاتون، اس کی محنت اور ہمت، اور پھر وہ کہتے کہتے رکا، اور مجھے اپنی سی لگتی ہے وہ عاطف، میں جو صرف اس کی سنتا تھا۔ آج اس کے اس جملے سے مجھے مجبور کر دیا کہ جو درد میرے دل میں ہے اسے بیان کر دوں۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، میں نے اسے اپنانے کی خواہش بھی کی تھی اور اس سے کہا بھی تھا، لیکن الفاظ میرے حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ لیکن عاطف، اس نے منع کر دیا۔ میری بدقسمتی تھی کہ میں ایک بزنس مین کا بیٹا تھا اور وہ ایک فیکٹری ورکر کی بیٹی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ میری دنیا میں بس نہیں سکے گی۔ میں شاید اس کے لیے سب کچھ چھوڑ بھی دیتا، لیکن اس نے اس کی بھی مہلت نہیں دی۔ میری اس بات کے دوسرے ہی دن وہ ہماری دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ عاطف کے چہرے پر بس سوچ کی پرچھائیاں گہری ہوتی گئیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اب بھی؟ میں نے جواب میں سر ہلا دیا۔ سنو عماد، عاطف نے بڑے مضبوط لہجے میں میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے پکارا۔ بات محبت یا اس کو حاصل کرنے کی نہیں رہی۔ ایک چیز ہوتی ہے خلوص، صرف اسے دل میں جگہ دو۔ عاطف، میں نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی۔ تم سمجھتے ہو میں ذاتی فائدے کے لیے اس سے ملا تھا؟ میجر عاطف صاحب، صرف آپ ہی اکیلے اس دنیا میں انسان نہیں ہیں، ہم بھی یہیں بستے ہیں۔ مجھ سے جو بن پڑے گا کروں گا اور کچھ طلب نہیں کروں گا۔ میں غصے سے عاطف کے کمرے سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک اطمینان بھری مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ عاطف بھائی، آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، مگر پھر بھی بہت بہت شکریہ۔ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے صوفے پر سمٹی بیٹھی امن میرے لیے وہ نہیں تھی جو برسوں پہلے تھی۔ دیکھو، تم ناصر کی بیوی ہو، میری بھابھی ہو، لیکن میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ پہلے تم میری بہن جیسی ہو۔ تم اپنی عادت بدل لو تو زیادہ بہتر ہے، سمجھی؟ نہیں عاطف بھائی، سچ آپ کی وجہ سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ عاطف نے پیار سے سر پر ہاتھ پھیرا اور کسی کام کے باہر چلا گیا۔ میں چپ چاپ بیٹھی ایک میگزین کے پنے پلٹ رہا تھا، وہ بھی خاموش بیٹھ گئی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اس کی آواز پر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ عاطف نے آپ سے جو کچھ کہا وہ الفاظ اور اتنے خلوص کا اظہار تو بے شک نہیں کر سکتا۔ ہاں، میں نے میگزین واپس میز پر ڈال دی۔ ان لفظوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسوں کو سچ مچ کبھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت تو ہم جیسوں کے لیے بنتی ہیں۔ اس نے جھکا ہوا سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس کے لہجے میں تلخی آنسوؤں کے ساتھ میرے دل پر آ کر ٹھہر گئی۔ پہلی بار وہ مجھے کچھ اس طرح سے کہتے ہوئے شاید اداس تھی۔ ہم جیسوں کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی امن، اس وقت جیسے میں نہیں، کوئی میرے اندر سے بول رہا تھا۔ کسی کی ضرورت محسوس کی ہے کبھی کبھی؟ اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے خیال ہوا کہ وہ بدل گئی ہے۔ نہیں ناصر، جیسے انسان کی نزدیکی بھی اسے نہیں بدل سکی، وہ آج بھی وہی تھی، کم سے کم میرے لیے۔ وہ باہر جانے لگی، دروازے پر رکی، پلٹی اور کہا، ہر ضرورت پوری نہیں ہوتی، اور باہر چلی گئی۔ احمد، میں تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکا۔ جی؟
वो नासिर की आवाज़ सुनकर उसके बेड के सामने बैठ गई। मैं बच्चों का रिजल्ट बना रही थी। मैंने सुना ही नहीं, क्या कहा आपने? अमन, मैं सच में तुम्हें कुछ भी तो नहीं दे सका? कोई खुशी नहीं, कोई सुख नहीं। नासिर के होठों पर गम भरी मुस्कुराहट उभर आई। नासिर, प्यार और एतबार ये दो ही तो चीज़ें हैं। बहुत कम शौहर अपनी बीवियों को दे पाते हैं एक साथ। क्या ये कम है? हाँ, कम है। तुम इससे कहीं ज़्यादा ही हकदार थी। उसने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। वह अमन के बारे में शायद कुछ सोच रहा था। मैंने उससे मिलकर जान लिया था कि वो बहुत नेक इंसान था। वो शायद इसी तरह सो गया था। अमन उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। मैं हाँ, मगर बिल्कुल लाताल्लुक। मेरी वो कोई हैसियत नहीं थी। मैं उठा और कमरे से बाहर आ गया। आतिफ सामने से आ रहा था। आतिफ, कोई उम्मीद है? मैं उसके साथ से साथ चल पड़ा। नासिर की बात कर रहे हो? हाँ। हम दोनों कमरे में आ गए। देखो, कंधे उचकाते हुए पानी का घूंट भरते हुए उसने मुझे देखा। सब कुछ अगर बेहतर तरीके पर किया जाए तो उसका ठीक होना नामुमकिन भी नहीं है। हम उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते। अमन तो मर जाएगी उसके पीछे। तुम्हें सिर्फ अमन की फिक्र है। आतिफ ने मुझे घूरा। नहीं, ये बात नहीं। मैं सचमुच उसकी मदद करना चाहता हूँ, उन दोनों की। मैंने भी घूर कर देखा तो वो संजीदगी से बात करने लगा कि क्या ज़रूरी है उनकी सबसे बड़ी मदद ये है कि उनके पैसे बराबर मिलते रहें, जिससे वो इलाज को जारी रख सकें, वरना केस हमारे हाथ से निकल जाएगा। रिपोर्ट तो कलीम ने दिखा दी होगी, लेकिन मैं ये किस बहाने करूं? मैं उलझ कर रह गया था। जैसे भी करूं, मगर दोस्त ही दोस्त की मदद करता है। मैंने समझा कि वो मजाक कर रहा है, मगर वो संजीदा था। मैंने उसे जॉब की ऑफ़र की थी, लेकिन जानते हो उसने क्या कहा? मैं BA 3rd डिवीज़न और M में फेल हूँ। अंग्रेज़ी मेरी कमज़ोर है और घर मेरा दूर है। मैं किसी दफ्तर में काम के लायक नहीं। आई सी। आतिफ के चेहरे पर फिक्र थी, लेकिन इमाद, जो भी करना है जल्दी करना, और तुम ही को करना है, और वक्त बहुत कम है। वक्त तो सचमुच कम था। मैं सोचता रहा और कोई फैसला लिए बगैर उठ गया। अमन, खुदा के लिए मैं कुछ नहीं चाहता। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। मैं सिर्फ और सिर्फ खुलूस की बुनियाद पर तुम्हारी और नासिर की मदद करना चाहता हूँ, बस। लेकिन क्यों? शायद आप भूल रहे हैं, हमारी दुनिया में ये जज्बा और ये लफ्ज़ बेईमानी है। ऐसा भी मत सोचो। मन में चुपचाप सच्चे जज्बे से तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप जितनी मदद कर सकते थे जनाब, उससे कहीं ज़्यादा कर चुके हैं। उसके लहजे में थोड़ी सी नरमी आई। और की गुंजाइश हम दोनों के दिलों में नहीं है। हम कहाँ तक ये बोझ सहते रहेंगे? चलो, मैं सिर्फ नासिर के लिए ये सब कर रहा हूँ, बस। मैं हार मानने को तैयार नहीं था। उसके होठों पर मुस्कुराहट रह गई। मेरा दिल तड़प कर रह गया। मैंने अपने जुमले में उसे घायल कर दिया और वो सह गई, इसीलिए मुस्कुराती रही। आप ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। नासिर को तो आप एक बीमार और मजबूर की हैसियत से जानते हैं। ऐसे हज़ारों मजबूर और लाचार लोग आप जैसों की एक नज़र के मोहताज पड़े हैं। अगर यही दर्द है तो आपकी नज़र वहाँ क्यों नहीं गई? तुम मेरा जुर्म माफ़ नहीं करोगी? मैं नीचे उसके सामने जा बैठा। बस अब इतना ही मेरा इख्तियार था कि मैंने हाथ जोड़ दिए। आपने कोई जुर्म नहीं किया। वो अचानक चीख उठी। आप या तो समझते नहीं या समझना नहीं चाहते। आप लोगों का कोई जुर्म नहीं होता। मुजरिम तो बस ये गरीब है जो आपके मुकाबले में खड़ा हो जाता है। आप अपने इर्द गिर्द से बेखबर रहे। जानते नहीं, सज़ा सिर्फ हम भुगतते हैं। अमन, मैं जैसे सकते में रह गया। उसकी पलकों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये कौन थी? ये वो तो नहीं थी। वो सिर्फ लड़ना जानती थी। तल्ख काटदार जुमले कहने की आदी थी। वो कभी नहीं रोती थी। आज वो रो रही थी। पुराने लिबास पहने, कुछ बदरंग सी चादर ओढ़े, थके हुए चेहरे के साथ बेरौनक बालों और आंखों के गिर्द स्याह हल्कों वाली ये औरत अमन तो नहीं थी। मैं इसे न जाने क्या समझता रहता था। वो तो सिर्फ एक मासूम सी लड़की थी जो अपना भरम कायल रखना चाहती थी। अमन, मैंने वही उसके कदमों के पास बैठकर उसे पुकारा। तुम क्या समझती हो? मेरी तुमसे मोहब्बत सिर्फ एक वक्ती जज्बा था। समंदर की लहर की आई और पलट गई। अमन, बेशक। अमन, फिजा की मार सह पेड़ों और सूखे पत्तों को कोई नहीं देखता। सबको बाहर के दिलकश रंग भाते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ जो भी मौसम देखा, सारे रंगों में देखा। वक्त कुछ नहीं है, इंसान भी कुछ नहीं है। बस हम इंसानों का दूसरे इंसानों के साथ अहमियत रखता है।
साथ अच्छा हो तो हर मौसम दिलकश और ना हो तो सब कुछ बेईमानी। और तुम मेरे लिए आज भी वही हो। वो खामोश सुनती रही, सर झुकाए और भीगी पलकों से मेरी तरफ देखती रही। इमाद, मौसम को देखने और झेलने में बहुत फ़र्क है। आप देखते हैं, हम झेलते हैं। आपको भी कभी वक्त, हालात और मौसम की ये तलखी सहनी पड़ी तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैं कर सकता था अमन, अगर मेरे दिल में ठहरी हुई बात जो मैंने ना कहने का इरादा कर चुकी मेरी ज़बान से अदा हो गई। मुझे पता था कि मेरी ज़बान से गलती से कुछ भी ऐसी बात निकली जिसमें हमदर्दी के बदले का पहलू नज़र आया तो वो भी मोहब्बत के जवाब की शक्ल में तो ये बात सुनना भी गवारा नहीं करूँगी। और यही गलती मैं कर बैठा। आपके एहसानों का बोझ तले ये गरीब औरत पहले ही बहुत दब चुकी है और का हौसला अब नहीं है मुझमें। वो उठ कर जाने लगी। मैंने उसका रास्ता रोक लिया। मगर सुनो ऐमन, मैं अब सचमुच तुमसे कुछ नहीं चाहता। मेरे खुलूस को गरज का नाम मत दो। मुझे इसका कोई बदला नहीं चाहिए, प्लीज़। मैं ये रकम तुमसे किसी नाते नहीं ले सकती इमाद। तुम समझते क्यों नहीं? वो बेकरार थी। उधार समझ कर रख लो। जब तुम्हारे पास आए तो मुझे लौटा देना। मैं कसम खाता हूँ ये रकम वापस ले लूँगा इमाद। ये करीब चीख पड़ी। मैं ये रकम कभी नहीं लौटा सकती। इतनी रकम मेरे पास कभी आएगी ही नहीं। तुम जानते हो ये। उसने मुझे जताया और वो बाहर लटकी। अमन, तुम्हारा नासिर मर जाएगा इलाज के बगैर। मैं गुस्से और बेबसी से चिल्लाया। मैं जानता था वो अपने भरम के लिए सब कुछ कर गुजरेगी, लेकिन उसे मैं कैसे यकीन दिलाता। मैंने उसे उसकी ज़िंदगी की हकीकत सुनाई। वो रुक गई, लेकिन उसकी भीगी हुई आंखों की अजनबियत में कोई कमी नहीं आई थी। तुम्हारे ख्याल में वो इलाज के बाद नहीं मरेगा? मैं सोफे पर ढह गया। वो जा चुकी थी। इनकार करके अपना भरम, अपनी इज्जत और अचानक अपना वक़ार वापस लेकर जा चुकी थी और इसरार का रास्ता भी बंद कर गई थी। दौलत आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत है। क्या है जो इस दौलत से ख़रीदा नहीं जा सकता? मैंने चेक देखा, उस पर लिखे अंक देखे और चंद लम्हों बाद वो अंक मेरी नज़रों के सामने धुंधला गए। तुमसे जुदाई की छठी ख़ज़ा है। जिनों की गिनती करके लिखना शुरू किया तो गुजरे हुए एक साल का एक पल आंखों के सामने से गुजर गया। मैंने लिख ही नहीं सका। सिगरेट सुलगा कर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। मेरे ऑफिस के बाहर लॉन में लगे पेड़ों पर धीरे धीरे खिज़ा उतर चुकी थी और अब हर तरफ छा गई थी। मैं और मेरी सिगरेट दोनों सुलग रहे थे। मैंने वापस आकर डायरी के पन्ने खोलकर लिखना शुरू किया। तुमसे जुदाई की छठी ख़ज़ा है, हमेशा की तरह भरपूर, लेकिन इस हार में मैं अकेला नहीं। तुम मेरी बात, तुम्हारी सोच, तुम्हारी याद और तुम्हारे हाथों की छुअन से महकता हुआ तुम्हारा एक खत जो मौजूद है, जो मुझे आतिफ दे गया था। मैं डायरी बंद करके उठा और उस लिफाफे में से जो एक वक्त मेरे वॉलेट में मौजूद रहता था तुम्हारा खत निकाला। मेरे इस खत में मैं इस खत को इतनी बार पढ़ गया था कि एक एक लफ्ज़ मुझे याद हो गया था। मगर कोई मुझे आंख बंद करके भी इसे लिखने के लिए कहता तो मुझे यकीन था कि मैं एक एक नुक्ते की गलती किए बिना पूरा खत लिख दूँगा। और फिर मैंने एक बार फिर खत को खोल दिया। इमाद, अपनी और मेरी ज़िंदगी में कभी नासिर को भी रख कर सोचो। एक बीमार, कमज़ोर और हारा हुआ शख्स है। ऐसा क्या है भला इसके पास जो मुझे उसके पास रोके हुए है? न माल, न घर, न बाल, न बच्चे, न ख़ानदान और न ही मकाम। ऐसी क्या चीज़ है भला जो मुझे उसके पास से दूर जाने के लिए रोके हुए हैं? तो क्या इमाद, ज़िंदगी के रिश्ते इन्हीं कमज़ोर बातों पर कायम रहते हैं? सोचो, नासिर मर्द है और तुम भी मर्द हो। वो खाली हाथ, हारा हुआ, ज़िंदगी से परेशान आ चुका मर्द है। तुम कामयाब, एक ऐसा मर्द जिसका कोई भी औरत ख्वाब देख सकती है। तो फिर इमाद, उस औरत को क्या सोचना चाहिए जिसके लिए तुम जैसा मर्द बरसों से अकेलेपन से लड़ रहा है, जिसकी यादों को हिफाजत से अपने दिल में लिए फिरता हो? ऐसी औरत को भला किसी सही फैसले से कौन रोक सकता है? लेकिन इमाद, मैंने नासिर से मोहब्बत की है और मोहब्बत सिर्फ खूबसूरती, जवानी और कामयाबी से नहीं, दिल से होती है। हरे भरे पेड़ों पर जब पतझड़ आता है तो कोई उनके साए में रुकना पसंद नहीं करता। हर किसी को बाहर पसंद होती है और शायद सब यही सोचते हैं। लेकिन तुम तो जानते हो ना, मुझ में कोई खूबी नहीं है, फिर भी तुम मुझसे प्यार
करते हो और आज नासिर के पास भी कुछ नहीं है। क्या मैं उससे मोहब्बत न करूं? नासिर और मेरी ज़िंदगी माली तौर पर कभी अच्छी नहीं रही, लेकिन हमारे ज़हनी और रूहानी रिश्ते भरपूर थे, मजबूत और पायदार। और इमाद, इस मजबूत रिश्ते में हलचल पैदा हो गई, हमारे रिश्तों की बुनियादें हिलने लगी, और इसकी वजह तुम हो। तुम चाहे इसे मेरे दिल की सच्चाई कहो या मेरा गुनाह या सिर्फ एक औरत का एहसास कहो, लेकिन मैं ये एक एतराफ़ कर रहा हूँ कि तुम्हारी मौजूदगी मुझे रोज़ बरोज़ नासिर से दूर कर रही है। इमाद, नासिर मर्द है, तुमसे बेगाना, और तुम दोस्त हो उसकी बीवी के। तुम जानते हो ना इमाद, हमारे यहाँ बीवियों का कोई दोस्त नहीं होता, इसीलिए कि उसे होना नहीं चाहिए। मर्द कितना भी रोशन ख्याल हो, अपनी ज़ात से मंसूब औरत को सिर्फ अपने नाम से जुड़ा देखना चाहता है, और ये गलत भी नहीं है। इसी में औरत की हिफाजत होती है। इमाद, क्या नासिर ने तुम्हारी हमदर्दी के पीछे छुपी तुम्हारी मोहब्बत को पहचान नहीं लिया होगा? तुम्हारे और नासिर के बीच एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इससे पहले कि मैं बेईमानी करने लगूँ, मुझे उसके बीमार जिस्म के मुकाबले तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगे। मेरी सोच का सेंटर तुम बनने लगो, तो तुम अपनी मोहब्बत में कितने सच्चे और ईमानदार थे, और मैंने तुम्हें ठुकराकर गलत किया तो नासिर के लिए मेरी मोहब्बत खोखली हो जाएगी। मैंने अच्छे वक्तों में उसे चाहा, बुरे वक्तों में भी मुझे उसके बारे में यही सोचना चाहिए। मैंने तुम्हारी खुलूस भरी मदद को ठुकरा दिया। मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती। वो गैरतमंद था और है, इसीलिए मेरी मोहब्बत है। वो तुम्हारे एहसान तले जिंदा रह भी गया तो दिल की दुनिया में मर जाएगा। वह ऐसा कभी नहीं चाहेगा, इसीलिए मैं जा रही हूँ। वो बेशक 4 महीने जिए, 4 दिन या 4 साल, जिंदा मर्द की तरह जिए। उसके साथ ही ये चंद पल भी मेरे लिए काफ़ी होंगे। मौत तो सबको आनी है, तो फिर वो अपनी मर्जी और आन के साथ क्यों ना जिए। चलते चलते एक आखिरी बात, तुमने मेरे लिए, यानी सिर्फ मेरे लिए जो कुछ किया, वो उधार तो मैं कभी चुका नहीं सकूँगी, और ना ही तुम्हारी मोहब्बत का कर्ज उतार सकूँगी। ये मत समझना कि तुमने अपनी वफा निभाकर मुझ पर कोई एहसान किया है। मोहब्बत तुमने की थी, दावा तुमने किया था, इकरार भी तुमने किया था, तो साबित भी तुमको ही करना था, तो फिर एहसान कैसा। लेकिन इमाद, मोहब्बत बेगरज हो, जिससे की जाए, उस पर उम्र भर का एहसान होती है, और जब तक जिंदा हूँ तुम्हारे सच्चे जज्बों का एहसान उतारने के लिए दुआ करती रहूँगी। कोई तुमको इतना ही प्यार दे जितना कि तुम हकदार हो सके तो तानिया से शादी कर लो। अहमद, जो कभी तुम्हारी दोस्त न बन सकी। हवा का एक तेज़ झोंका आया और कुछ सूखे पत्ते तुम्हारे खत पर गिर गए। मैंने उनको तुम्हारी यादों की तरह खत में लपेटा और खत को दोबारा वॉल पे डालकर जेब में रख लिया। हेलो तानिया, क्या हाल चाल है? छुट्टियाँ कैसी रही? तानिया 2 महीने की छुट्टियाँ गुजार कर आई थी। फाइन सर, आप कैसे हैं? उसने हमेशा की तरह मुस्कुराकर पूछा। तुमको कैसा लगता हूँ? मैंने एकदम पूछा, और वो कहकहा मारकर हंस पड़ी। एक सख्त मिजाज बॉस, एक बेहतरीन दोस्त, और मैंने हैरत से उसका चेहरा देखा। वो कहीं दूर उदासी की परछाइयाँ थी। एक ऐसा शख्स जिसका मैंने अनजाने में कभी ख्वाब देखा, वो जानते हुए भी कि वो मेरा नहीं है। ओह, मेरे अंदर दुख की लकीर से खिंच गई, लेकिन मुझे खुद को संभालना तो था ही, अभी वक्त नहीं गुजरा था। अहमद ने जैसे शायद इसीलिए मुझसे ये फरमाइश की थी। वो सब कुछ जानती थी शायद। तानिया, मैं उसके पास जा खड़ा हुआ। विल यू मैरी मी? टू लेट सर। वो अचानक मुस्कुरा दी। सितारों के पीछे थोड़ी सी धुंध भी थी। मैंने 2 महीने पहले कोर्ट मैरिज कर ली है। व्हाट? कैसे? किससे? मैं सचमुच उछल पड़ा। इजी सर, इजी। वो मुस्कुराती हुई चेयर पर बैठ गई। मैं बेकरारी से उसे सुन रहा था। इतनी हैरत ना करें, वरना मैं मारी जाऊंगी। मैं शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ। मुझे जैद से कुछ मोहब्बत वगैरह हो गई। पहले वो डेविड था, अब मुस्लिम है। जाहिर है समाज के डर से ही हमने कोर्ट मैरिज कर ली। अभी तक की शादी राज में है। उसकी आंखों में यकीन था, पा लेने का सुख था, और मेरी दोस्ती का मान भी। तुम्हारा ये राज समझ लो, जब तक तुम ना कहो, दोनों का है। मैंने उसके हाथ में ला कर ये वादा किया तो मुझे पता नहीं था कि मेरी ज़िंदगी पर फैल जाएगा। सड़क पर बहुत सारा ट्रैफिक था, शोर और हंगामा था, हर एक को जल्दी थी। कितना बेकार मौसम हो रहा है। साजिदा, जो अहमद के बराबर खड़ी थी, नाक पर चादर लपेट कर नागवारी का इजहार किए बगैर ना रह सकी। अहमद सिर्फ मुस्कुराई। हाँ, कुछ दिन से मौसम कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मौसम बदलता है, कुछ न कुछ तो फर्क पड़ता है। या खुदा के लिए सड़क पर लेक्चर में शुरू करूँ? हर वक्त का फलसफा अच्छा नहीं लगता।
बस को भी तो देखो, इतनी देर हो गई जलील होते हुए अभी तक नहीं आई। अमन हंसकर कुछ कहने को थी कि उसके पास पर्स में रखा हुआ मोबाइल रिंग करने लगा। उसने फ़ोन फ़ौरन ही रिसीव कर लिया। जी आतिफ भाई। वो कुछ और कहती कि उसकी बात को काटती हुई आतिफ की तेज़ आवाज़ उठी, अमन कहाँ हो? मैं स्टॉप पर हूँ, अभी छुट्टी हुई है, रिक्शा टैक्सी जो भी मिले रोक कर बैठ जाओ फ़ौरन। सामने से एक रिक्शा गुजर रहा था। अमन बात करती हुई सवार हो गई। खैरियत तो आतिफ भाई? रिक्शा वाले को आतिफ के हॉस्पिटल का पता बताकर उसने पूछा। खैरियत होती तो तुमको इस तरह बुलाता, फ़ौरन पहुँचो। इसके साथ ही लाइन ड्रॉप हो गई। अमन हॉस्पिटल पहुँची तो आतिफ रिसेप्शन पर ही मिल गया। आतिफ भाई खैरियत? मेरे साथ आओ। वो तेज़ चलने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। आतिफ भाई मुझे बताइए तो सही, बात क्या है? आपको इतना परेशान अंदर आओ। आतिफ ने कमरे के अंदर पहुंचकर उसे बिठाया और ख़ुद किसी को फ़ोन करके किसी मरीज़ की रिपोर्ट लेने लगा। अमन को बस इतना ही अंदाज़ा हुआ कि कोई बीमार है, लेकिन अब इसरार के बजाय इंतज़ार का फैसला किया। इतने में आतिफ पानी का गिलास और बोतल लेकर उसके पास आ बैठा। अमन तुम्हारे ऊपर मेरे कितने एहसान हैं? जी? अमन उलझी हुई तो थी, लेकिन ये सवाल तो बिल्कुल उसकी समझ से बाहर था। अमन मेरे तुम पर कितने एहसान हैं? आतिफ ने ठहर कर अल्फाज अदा किए। वो उसकी आंखों में आंखें डाले बैठा था। अमन का सर झुक गया। बेहिसाब बेशुमार अनगिनत आंसुओं का फंदा उसकी गर्दन में फंस गया। नहीं, रुपयों में बताओ, लाखों? वो बहुत बेरहमी से बोला। नहीं, शायद कम है, 1,00,000 1,50,000 तो होंगे ना, सब मिलाकर? जी। वो बेजान सी होकर रह गई। बस उतार दो कर्ज अभी। आतिफ भाई। वो समझ और ना समझी की दो राय पे खड़ी थी। आतिफ जिसने उसकी बेमिसाल मदद की थी, वो उससे एक आने का कर्ज उतारने की बात कर रहा था। वो हर महीने अपनी 2,000 की तनख्वाह से 1,000 रुपये उसे कर्ज की मदद में भेजती थी और जानती थी वो उसी के अपने अकाउंट में चले जाते हैं। वही शख्स अगर इस बात करेगा तो फिर क्या बात होगी? भाई मुझे बताइए तो सही, मेरी ज़िंदगी चाहिए तो ले लीजिए, लेकिन खुदा के लिए अपना दुख तो बयान कीजिए। नहीं अमन, तुम संगदिल। अमन को सकता हो गया उसके लफ्ज़ों से, नहीं उन आंसुओं को देखकर हुआ जो आतिफ की आंखों में तैर रहे थे। कह डालिए जो कहना है कह डालिए। अमन आई एम सॉरी, मैं तुमसे किया वादा तोड़ रहा हूँ। मैं इमाद को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना चाहता हूँ, अगर वो जिंदा बच गया तो। इमाद? अमन के होठों पर जैसे आह बनकर ये नाम निकला। मर रहा है, ICU में छोड़ कर आया हूँ। तुम्हारे नाम पर जीने वाला मर रहा है। अमन कुछ कहने से पहले ही बेहोश हो चुकी थी। अमन को बस इतना याद था कि इमाद ICU में। उसके बाद के 4 दिन से लगातार वो अपना आप बुलाए हॉस्पिटल में थी। ना उसे अब तक आतिफ से कुछ पूछा था और ना ही उसने कोई बात की थी। उन दोनों को सिर्फ इतना पता था कि इमाद को जिंदा रहना है। आज चौथा दिन था जब डॉक्टर ने इत्मीनान से खबर दी। डॉक्टर सूफिया? अमन उसे बाहर आता देखकर उसकी तरफ लपकी। क्या प्रोग्रेस है? ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। इतने शदीद हार्ट अटैक के बाद इतना संभल जाना भी बड़ी बात है। अब तो हमें उम्मीद है कि वो रिकवर कर लेंगे। आप दुआ करें। अमन अब तक दुआ ही तो करती आई थी। आतिफ ने बताया कि इमाद और तानिया की शादी हो गई है। उसने दुआ की। आतिफ ने बताया कि वो बाहर जा रहा है हमेशा के लिए। उसने कामयाबी की दुआ की। आतिफ ने बताया तानिया के बेटा हुआ है। उसने उसकी कामयाबी और ज़िंदगी की दुआ की। लेकिन आतिफ ने उसे कसम दे रखी थी कि वो इमाद की खुशहाल ज़िंदगी के लिए कभी भूल कर भी उसका नाम ज़बान पर नहीं लाएगा। इसके बाद से अब आतिफ ने उसे बुलाकर बस उसकी दुआओं की तलब की थी इमाद की ज़िंदगी के लिए, और वो बस दुआ बन कर रह गई थी। अमन कैसा इमाद? आतिफ की आवाज़ पर वो चौंकी। डॉक्टरों को अच्छी उम्मीद हो चुकी है इंशाअल्लाह, आतिफ की ज़बान और अमन के दिल से निकला। वो दोनों काफ़ी देर खामोश कमरे में लेटे होश की दुनिया से बेखबर इमाद को देखते रहे। आओ लॉन में चलते हैं। आसिफ उसे लेकर लॉन में आ गया। अमन इसे आए करीब 2 महीने हो गए हैं। इसे हार्ट पेशेंट होने का तो मुझे पता था, लेकिन सिगरेट पी कर इसने खुद को जला लिया है। ये वतन वापस ही इसलिए आया था। और जानती हो उसने मुझसे सिर्फ एक ख्वाहिश की थी। अमन ने जवाब नहीं दिया। वो तो बस इन डायरियों को सीने से लगाए बैठी थी जो आतिफ ने उसे दी थी। ये इमाद ने तुम्हारे नाम की हैं। वो कुछ कहकर जज्बों की तहरीक बेइज्जती करना नहीं चाहती थी। वो नासिर से मिलना चाहता था।
वो मेरे साथ उसकी कब्र पर गया और वापसी पर उसने कहा कि इनसे मेरी दोस्ती अब बहुत मजबूत है। अब मैं एमन की यादों को यहाँ आकर शेयर कर सकता हूँ। एमन की आँख से बड़ी खामोशी से एक आंसू गिरा और ज़मीन पर लगी घास में जज्ब हो गया। उनका बेटा अली, वो कहाँ है? बोर्डिंग में, 4 साल का हो गया है ना? उसे भी कुछ नहीं बताया गया। आतिफ कुछ देर खामोशी से उसे देखता रहा। ये फैसला करना चाहता था, सच का या झूठ का। एमन, तुमसे एक बात छुपाई, बल्कि सच पूछो तो खुद इमाद ने मुझे यहाँ आकर बताया। मुझे भी नहीं मालूम था कि अली तानिया का बेटा है, लेकिन तानिया इमाद की बीवी कभी नहीं थी। क्या क्या कह रहे हैं आप? एमन के माथे पर शिकने पड़ गई थी। तानिया अली के पैदाइश के वक्त चल बसी। ये मुझे आपने ही बताया था। उसके बेटे का नाम अली था। आपने बताया था, लेकिन अली तानिया और जैद का बेटा है। जैद से तानिया की शादी राज थी। जैद नया मुसलमान हुआ था, मगर वो जल्द ही तानिया को छोड़कर यूरोप भाग गया था और तानिया बदनामी के डर से अपने बच्चे को मार डालने के पर तैयार थी। लेकिन इमाद ने उसे खानदान वालों के सामने खुद एतराफ़ कर लिया कि तानिया का बेटा उसका बेटा है। लोगों की ज़बानें बंद हो गई थी। अब अली इमाद का ही बेटा है, हर जगह सिवाय कानूनी कागजात के, जहाँ अली इमाद का नाम अली बिन जैद ही लिखा जाता है। और इसीलिए वो अली को लेकर बाहर चला गया था, ताकि उसका तानिया से किया हुआ वादा कायम रह सके। उसने वादा तो तोड़ दिया। आपको ये सब बताकर तुम जानना चाहती हो कि हकीकत क्या है, इसीलिए कि इमाद को कुछ हो गया तो उसका गार्जियन मैं हूँ। आपने ये कैसे सोच लिया कि इमाद को कुछ होगा? एमन ने जिस लहजे में ये बात कि आतिफ को यकीन सा हो गया कि कुदरत इंसाफ करके रही कि इमाद को कई बार होश आया। उसने अपने इर्द गिर्द बहुत मेहरबान से चेहरे देखे, मगर वो किसी को पहचानने की हालत में नहीं थी। हाँ, होश में एक दिन ज़रा देर रहने के बाद उसकी ज़बान से जो पहला लफ्ज़ निकला था वो था अली। एमन ने आतिफ से कहकर अली को बोर्डिंग से बुलवा लिया। खूबसूरत सेहतमंद बच्चा, जिसकी सबसे ख़ास बात थी कि जब वो मुस्कुराता था उसकी आंखों में सितारे चमकते थे। उसे अभी पता नहीं था कि उसके पापा को क्या हुआ है। वो चुपचाप लेटे रहते, शायद बीमार हैं। उसके टीचर ने उसे समझा बुझा कर भेजा था। एमन मुस्कुरा कर कभी कुछ कह रही थी, कभी किसी दूसरे अंदाज में उससे समझाती जा रही थी। और उसके पापा जल्दी से ठीक होकर उसे दोबारा फिनलैंड की सैर करने ले जाएंगे। बच्चा सिर्फ प्यार की ज़बान जानता है। एमन की मोहब्बत ने 2-3 दिनों में ही उसे इतना मायूस कर दिया कि वो हर वक्त उसी के साथ फिरता रहता था। इमाद की हालत थोड़ी बहुत बेहतर हुई तो एमन ने अली को उससे मिलने भेजा और ख़ुद बाहर रुकी। आप बेटे के बीच नहीं होना चाहती? आप बाप बेटे के बीच नहीं आना चाहती? अली बाप से मिलकर खुशी खुशी बाहर आया और उसे बताया कि पापा उसके बारे में सब बताते हैं। वो उसे बुला रहे थे। अली को तो वार्ड बॉय घुमाने ले गया और एमन अंदर कमरे में आ गई। वो बेड के सहारे सर टिकाए आंखें मूंदे लेटा था। एमन चुपचाप उसके सराहने जा बैठी। आहट से उसने आंखें खोली। एमन के हाथ में उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी। एमन, बाहर कैसा मौसम है? उसने मुश्किल से पूछा। बाहर का मौसम है इमाद, ज़िंदगी तो फिजा शुरू हो गई है ज़िंदगी में, लेकिन बाहर का आगाज़ कैसे हो गया? एमन के होठों में दबी सिसकियाँ तड़प कर आंसू बनकर बह निकली। उसने बहुत